हेलो फ्यूचर डॉक्टर। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसा कि नाम में ही क्लियर है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, निर्माण, मैन्युफैक्चर। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? भोजन बनता है, प्लांट्स द्वारा फूड बनता है। फूड किस रूप में बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज। तो अभी इस फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोगों को यहां जानना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो पूरी दुनिया में होता है तो 70% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मोर देन 70% नहीं, बल्कि हम कहें कि मोर देन 90% फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ओशन, समुद्र में, वो भी स्पेशली अलगी द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में ये जानना है कि रेस्पिरेशन में जीव जो हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या निकालते हैं बाहर? तो CO2। लेते क्या है? O2। वो CO2 प्लांट्स ले लेते हैं और CO2 और वाटर की मदद से बनाते हैं ग्लूकोज। तो हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, इस पे एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बनता है। वो क्या है? तो CO2 प्लस वाटर ये लेंगे और ये बनाएंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और साथ में निकालते हैं O2। ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, निकलता है, जो फिर रेस्पिरेशन में हम लोग में यूज होता है। अगर हम बैलेंस करें, यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ 6 लगा दें, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ 6 लगा दें। अब ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 12, 6 18, यहाँ 6 है, यहाँ 6 लगा दें, 12 6 18। तो ये बैलेंस है। अब ये जो हुआ इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये इक्वेशन किसका है? फोटोसिंथेसिस का। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है, भोजन जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन करता है, इसको तोड़ करके एनर्जी देता है। तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि पुरानी धारणा ऐसी थी कि ग्लूकोज प्लस 6CO2 मिलेगा तो 6O2 मिलेगा तो 6CO2 निकलेगा और वाटर। तो फोटोसिंथेसिस का रिवर्स रेस्पिरेशन होता है, या कहें रेस्पिरेशन का उल्टा फोटोसिंथेसिस होता है। ये ऐसी धारणा थी, लेकिन अब इसी पे एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन यहां बनता है कि इस इक्वेशन को आजकल चेंज कर दिया गया। किसने चेंज किया? ये एक क्वेश्चन है। क्यों चेंज किया? ये दूसरा क्वेश्चन है। और नया इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस का है वो तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो वो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रूबेन एंड कामेन।
Ruben and Kamen change the equation of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को किसने चेंज कर दिया? तो रूबेन एंड कामेन ने। क्यों चेंज किया? तो इसने कहा क्या कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग अभी देखेंगे आगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में लाइट जो है वाटर को तोड़ता है, तो उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो माने लाइट, लाइसिस माने तोड़ना। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और इसमें हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। अर्थात फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिसे कहते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये कहा गया। इसका मतलब है रूबेन एंड कामेन ने देखा तो बताया कि ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर के टूटने से, ना कि CO2 से। तो फिर एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया कि ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज केम फ्रॉम वाटर और CO2 और बोथ, या नन? तो नहीं, रूबेन एंड कामेन ने प्रूफ किया कि ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो निकलता है वो वाटर के टूटने से, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब अगला क्वेश्चन रूबेन एंड कामेन ने कहा कि यदि वाटर से ये हो रहा है तो ये इक्वेशन कैसे पॉसिबल है कि यहाँ 6O है और निकल रहा है 6 दूना 12, 12O। बोला हाउ इट इज पॉसिबल दैट 12 ऑक्सीजन is evolved and intake only 6 oxygen. So उसने इस इक्वेशन को गलत साबित किया और ये बोला कि फोटोसिंथेसिस का रिवर्स रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन के रिवर्स फोटोसिंथेसिस इक्वेशन होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तब इसने फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन नया दिया उसमें इसने क्या कहा कि 6 CO2 प्लस ये 6 के बजाय 12 H2O होगा और सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो होता है ये मदद करता है और बनता क्या है? तो C6 H12O6 प्लस 6O2। अब यहां है सवाल कि कार्बन 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहां भी 14 हो गया, सॉरी 24 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया और ऑक्सीजन भी 6 दूना 12, 12 24 है और यहाँ 12 6 18 ही है। तो कहा गया कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी निकलेगा। ये न्यू इक्वेशन है। अब हाइड्रोजन 24 और यहाँ 12 12 24 हो गया, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 12 24, यहाँ 6 और 6 12 12 24। तो दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस गिवन बाय रूबेन एंड कामेन। और इसने ये भी कहा कि ऑक्सीजन evolved during photosynthesis is came from water, not from CO2। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उठता है। तो अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत तरह के होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड एटीसी, ई भी होते हैं।
हमें यहाँ फोटोसिंथेसिस में ज्यादा जरूरत होगा, सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए और कुछ जगह क्लोरोफिल बी। बैक्टीरिया में एक अलग से होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? कलर पिगमेंट है। तो यूनिवर्सल कलर पिगमेंट सबसे कॉमन हुआ कौन? क्लोरोफिल ए। इसके अलावा में कलर पिगमेंट में होता है ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। हम लोगों को यहां पे दिमाग में रखना है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो सबसे पहले क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला हम लोग रटेंगे। क्लोरोफिल ए, इसका फॉर्मूला बड़ा है और इसके एक फॉर्मूले से 8-10 तरह का ऑब्जेक्टिव उठता है। अब इसको याद रखना है ऐसे कि एक लड़का है, वो हल्ला कर रहा था, उसका मग जो पानी वाला मग होता है किसी ने ले लिया। अब वो बोल रहा है कौन मेरा मग ले गया? तो चिल्ला रहा है कौन मग ले गया? तो उसके दोस्त ने कहा 55 54 के बीच 72 ले गया। 55 मीन्स 55 और 54 माने 54 के बीच 72 ले गया। माने इसका वजन 55 केजी है, ये 72 केजी का मोटा तगड़ा है। और ये 5-4 के बीच कॉमा दिए हैं, एक बच्चा है 5 साल का और एक 4 साल का। तो बोला ये 55 केजी वाला ले गया या 5 और 4 साल वाला बच्चा ले गया? तो नहीं, तुम्हारा मग 72 केजी वाला ले लिया। तो यहाँ पे कहानी याद रखना है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला याद रखने के लिए कौन मग ले गया? तो 55-54 के बीच 72 ले गया। मग खाली था, बाथरूम का मग था, ठीक। तो कौन मग ले गया? CHON, इसको ऐसे याद रखना है, कौन मग ले गया? कौन? CHON, कौन मग ले गया? तो 55 और ये 54 को 5 और 4 लिखना है के बीच 72 ले गया, मग खाली था। तो ये तो पहला हो गया कि कौन मग ले गया, 55-54 के बीच 72 ले गया, मग खाली था। दैट मीन्स इसका फॉर्मूला CHON mg, कौन मग ले गया। C55 H72 CHON O5 N4 mg। ऐसे याद रखना है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला। अब यहां ध्यान देना है, एक तो क्वेश्चन अपने आप में ये उठेगा कि क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है? तो ये हुआ कौन मग ले गया, 55-54 के बीच 72 ले गया, मग खाली था। दूसरा पूछता है कि इसमें कौन सा मेटल होता है? तो मैग्नीशियम। जैसे हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। हिमोसाइनिन में कॉपर। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। दूसरा फिर यहां पे है कि सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है? तो हाइड्रोजन। फिर एक और क्वेश्चन उठ सकता है, कार्बन की संख्या कितनी होती है? 55, अर्थात कैटेनेशन शो करता है। कार्बन लंबा चेन बनाने की क्षमता रखती है, उसे कहते हैं कैटेनेशन। फिर एक क्वेश्चन है कि ये क्लोरोफिल ए जो है, या क्लोरोफिल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बन ऑर्गेनिक को हिंदी में कहते हैं कार्बनिक, कार्बन से बना हुआ था, कार्बन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो सल्फर कहीं आया नहीं, ये है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो सबसे कम कौन है? तो नाइट्रोजन नहीं बोलना है, बल्कि मैग्नीशियम है। फिर क्वेश्चन आता है इसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो CHO है, तो क्या हो गया? अल्डिहाइड है। इस तरह से बहुत से ऑब्जेक्टिव इसमें उठते हैं।
क्लोरोफिल ए से। अब इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो क्लोरोफिल बी हम लोग देखेंगे 75% प्लांट्स में ए मिलता है और 25 में बी मिलेगा, इसीलिए क्लोरोफिल ए और बी का रेशियो 3:1 होता है। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोफिल बी में क्या याद रखना है। तो क्लोरोफिल ए में अभी एक बताएंगे डिटेल में, इसमें मिथाइल ग्रुप होता है और बी में अल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये कहाँ होता है अभी बताएंगे, पायरोल रिंग में। अभी ये याद रखना है कि ए और बी में डिफरेंस यही है, तो इसको ए तो कहानी से याद रख लिए फॉर्मूला, बी के लिए क्या करना है, CH3 के जगह पे CHO लगाना है। तो कार्बन तो सेम है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, माने हाइड्रोजन घट जाएगा और ऑक्सीजन 1 बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज यहाँ, मतलब C55 ही रहेगा, H यहाँ 72 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1, तो 2 माइनस कर देना, तो यहाँ 70 होगा। और O यहाँ 5 था, इसमें O बढ़ गया तो O 6 हो गया, N4Mg। तो ये हुआ क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला। बी में C55 H70 O6 N4Mg और यहाँ C55 H72 O5 N4Mg। तो ये ए और बी, अभी ये देखेंगे स्ट्रक्चर में ये मिथाइल और अल्डिहाइड पे क्या क्वेश्चन उठता है। तो पहले ये फॉर्मूला वाइज ये क्लियर हो गया। इसके अलावा में सी और डी फार्मूला उतना रटने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक भले देखेंगे जैंथोफिल C40H56 C40H56 ये जैंथोफिल में है और साथ में ऑक्सीजन है 2, इसमें ऑक्सीजन 2 है और यहाँ है C40H56। अब दोनों में क्या है, C40H56 है जैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स में। जैंथोफिल में एक्स्ट्रा यहाँ 2 ऑक्सीजन दे देना है। तो कभी कभी ये पूछा है, लेकिन मेन हमें याद रखना है क्लोरोफिल ए और बी का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐसे इतना डिटेल जरूरत नहीं है, फिर भी क्लोरोफिल में एक हेड होता है और एक लंबा सा टेल होता है। तो इसमें CH2 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 मतलब ये रहेगा चेन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन का चेन होता है लंबा सा टेल। और हेड में जो होता है ये पॉरफायरिन का हेड होता है। पॉरफायरिन, ऐसे एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाता है। अब ये समझना है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। ये पॉरफायरिन हेड है और इसे बोलते हैं टेल फाइटोल। टेल पॉरफायरिन हेड। तो सिर्फ हमें दिमाग में रखना है हेड और टेल। अब इस हेड में सेंटर में मैग्नीशियम होता है और इसके 4 कॉर्नर पे नाइट्रोजन होते हैं। नाइट्रोजन बनाता है यहाँ पे रिंग, जिसे हम पायरोल रिंग कहते हैं। पायरोल रिंग, इसमें पहला रिंग ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और ये फिर आपस में जुड़ा रहता है वो हाइड्रोकार्बन से। कार्बन हाइड्रोजन ऐसे रहेगा, वो सब रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्लोरोफिल ए
के सेंटर में क्या रहता है, तो मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन, पायरोल रिंग कितना होता है, तो पायरोल रिंग में नाइट्रोजन होता है और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन ए हो या बी 4 होता है, अर्थात पायरोल रिंग 4 होता है। अब ये पायरोल है क्या, जैसे हम लोग ये बेंजीन केमिस्ट्री में पढ़े हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन होता है। इसी बेंजीन में 6 कार्बन के बजाय 5 कार्बन और एक एन आ जाए, इसे ही हम पायरोल कहते हैं, यही पायरोल रिंग। अब पायरोल रिंग में यहां पे ध्यान देना है, पायरोल रिंग कितना है, 4। पायरोल रिंग में नाइट्रोजन होता है इसीलिए। अब सेकेंड पायरोल रिंग, क्वेश्चन ये आया है मेडिकल में, सेकेंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन में ध्यान से, सेकेंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन में, कार्बन 1 2 3 4 5 था, अभी दिखाया स्ट्रक्चर। यदि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्लोरोफिल ए है, तो ये क्लोरोफिल ए है। और अगर इसके जगह पे अल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो ये क्लोरोफिल बी है। तो ये स्ट्रक्चर वाला, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक रूप से पूछता है। तो ये दिमाग में बैठ गया, क्लोरोफिल के हेड जो पोरफायरिन का हेड बना होता है, उसमें 4 पायरोल रिंग होते हैं, सेंटर में मैग्नीशियम होता है। सेकेंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन में मिथाइल ग्रुप है तो वो ए है, और अगर मिथाइल के जगह पे अल्डिहाइड ग्रुप आ गया तो वो बी है। इसीलिए 2 हाइड्रोजन कम जाता था, 1 ऑक्सीजन बढ़ता था। तो इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। देगा क्या, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन सेकेंड कार्बन ऑफ 3rd पायरोल रिंग इन क्लोरोफिल ए, तो सही है, नहीं है, क्योंकि सेकेंड कार्बन बोल दिया, 3rd पायरोल रिंग, सेकेंड पायरोल रिंग के 3rd कार्बन याद रखना है। और अगर कहता है इन क्लोरोफिल बी इन प्लेस ऑफ मिथाइल अल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन 3rd कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग, तो ये सही है। इस तरह से ये बहुत डीप में जाके क्वेश्चन अगर करेगा तो ऐसा है, उम्मीद है ये बन जाएगा। तो हम लोगों को ये एक हाईफाई क्वेश्चन यहां देखना था। तो ये हम लोग कलर पिगमेंट के बारे में जान गए। अब हम लोग यहां पे क्या क्या क्वेश्चन उठेगा जो ट्रिपल स्टार है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक तो हम लोग रूबेन एंड कामिन वाला जान गए। हम लोगों को यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस उठेंगे ट्रिपल स्टार टाइप के, वो ये है, एक तो ये याद रखना है कि C3 एंड C4 प्लांट में फास्ट स्टेबल कंपाउंड, फास्ट स्टेबल कंपाउंड, ये क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, फास्ट स्टेबल कंपाउंड की बात हुआ, C3 C4, ये बताएंगे C3 C4 क्या है। फिर CO2 एक्सेप्टर, CO2 को पकड़ने वाला कौन होता है C3 C4 प्लांट में, ये क्वेश्चन आता है। तीसरा एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर
जो कार्बन फिक्सेशन, कार्बन को जमा करने में यूज होता है, ये सिमिलरिटी पावर C3 C4 में कितना लगता है, एक ये क्वेश्चन आएगा। तो ले देकर हम लोग हर जगह देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे दो चीज आ रहा है, C3 प्लांट C4 प्लांट, C3 प्लांट C4 प्लांट। यहाँ एक एक्स्ट्रा आएगा C3 प्लांट C4 प्लांट और एक कैम प्लांट। तो पहले समझना है C3 C4 क्यों कहते हैं, कैम क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट करके क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो ध्यान देना है, बनता है फोटोसिंथेसिस में क्या, ग्लूकोज C6H12O6। ये जो ग्लूकोज बनता है डायरेक्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ग्लूकोज का मोनोमर यूनिट क्या होगा, एक। तो कार्बन 6 है तो एक हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 12 है तो H इसका डबल है 2N, और O कार्बन के बराबर है तो O। तो ये मोनोमर यूनिट है, एक तरह से कहें एम्पिरिकल फार्मूला ये है, ये मोलिकुलर फार्मूला है। अगर यहाँ N का वैल्यू दे दें तो यहाँ होगा CnH2nOn, ये हुआ मोनोमर यूनिट। तो मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लूकोज ये है। अब N बराबर क्या वैल्यू हो गया, 6, अर्थात ये 6 लगा देंगे तो C6H डबल होगा तो 12 एंड O6। तो ये दिमाग में रखना है। अब ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं बनता है तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के जगह पे यहां सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में याद रखना है, किसी भी शब्द में ओज लगा होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब तो ओज। अब ये मिनिमम 3 कार्बन का कंपाउंड होता है तभी कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो ट्राई माने 3, ओज माने कार्बोहाइड्रेट, अर्थात C3H हो जाएगा 6O3 इसके आधार पे। अगर 4 कार्बन वाला होगा तो टेट्रोज, टेट्रा माने 4 ओज, तो C4H8O4। तो यही याद रखना है, C3 प्लांट क्यों कहते हैं कि उसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, और C4 में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का होता है। ये 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं PGA। ये 3 कार्बन वाला है ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड में फॉस्फेट लग गया इसीलिए इसका नाम हो गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये 4 कार्बन वाला को बोलते हैं OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो आज से ये समझ लेना है C3 प्लांट और C4 प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसे हम 3 कार्बन का कंपाउंड PGA कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो PGA में कितना कार्बन है, 3। और C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का कंपाउंड जिसे OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन आता है, ये दोनों दिमाग में रखना है। तो ये हम लोग देख लिए, पहला क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। अब हम लोग देखते हैं CO2 एक्सेप्टर C3 और C4 में।
CO2 एक्सेप्टर। मतलब याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग समझते हैं गंदगी है, प्लांट वर्ल्ड के लिए वो मेहमान है, उनका स्वागत करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा और उसी से भोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो CO2 का स्वागत करने वाले C3 में जो होते हैं और C4 में जो होते हैं कौन होते हैं वो देखना है। तो CO2 एक्सेप्टर C3 में होता है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। RUBP ये 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। ये कार्बन का नंबर भी पूछ देता है मैचिंग में, PGA में 3 कार्बन, OA में 4 कार्बन, RUBP में 5 कार्बन। तो CO2 का स्वागत करने वाला C3 प्लांट में कौन है? RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये 5 कार्बन का है। और C4 जो प्लांट होते हैं, इस C4 प्लांट में 2 होता है, एक प्राइमरी एक्सेप्टर और एक सेकेंडरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर जो एटमॉस्फेयर में बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो, और C4 प्लांट अपने अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान जो टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी यूज कर लेता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्सेप्टर। तो इसको ऐसे याद रखना है C4 प्लांट में कि जो बाहर से आ रहा है, तो समझ लो एयरपोर्ट पे आएगा तो ये रूबी नाम का लड़की C3 प्लांट में इसका स्वागत कर रही थी CO2 का, तो राइबोलोज रूबी से याद रखना है। अब ये रूबी का जो भाई है उसको ये बोली C4 प्लांट में आ रहा है बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जाओ एयरपोर्ट से लेके आओ। तो वो एयरपोर्ट से लाने गया तो गाड़ी में हॉर्न बजाते हुए, पिप पिप करते हुए ये पहुंच गया एयरपोर्ट। तब पेप पेप से याद रखना है, पेप। और लेके जब दरवाजे पे आया तो उसकी बहन बोली छोड़ो, अब बाकी अंदर हम बुला लेंगे। तो उसकी बहन कौन थी भाई? RUBP। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है C4 प्लांट, तो प्राइमरी एक्सेप्टर पेप है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बोलते हैं। तो पेप में 3 कार्बन एटम होता है और RUBP जान ही रहे हैं 5 कार्बन एटम होता है। तो यहां 2 तरह का CO2 एक्सेप्टर, ये भी क्वेश्चन ट्रिपल स्टार आता है। यही सब हम लोगों को बढ़िया समझना है, पूरा रामायण लिखना है, रटना है नहीं है, ये क्रीम जानना है। अब हम लोग तीसरा चीज जानेंगे। उससे पहले एक चीज जान लें कि हम लोग C3 प्लांट समझ गए, C4 समझ गए, एक होता है कैम। कैम प्लांट क्या होता है भाई? तो कैम में एक खास तरह का एसिड बनता है जिसे हम कहते हैं क्रैसुलेशियन एसिड, उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिस प्लांट में होगा उसे हम कैम प्लांट कहेंगे। और इसका पहचान है, ये रसदार होता है, मीन्स इसके स्टेम तना में रस भरा होता है। तो फ्लेसी मीन्स मांसल, स्टेम को हम बोलते हैं सक्यूलेंट्स। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला, कैम प्लांट को क्या कहते हैं? सक्यूलेंट, रसदार, जैसे एलोवेरा या कैक्टस। तो सक्यूलेंट्स को हम पहचानेंगे कि ये मरुभूमि में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, और मरुभूमि में होने वाले को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। तो जीरोफाइट्स लाइक कैक्टस है ना, इन डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट में उगने वाले को जीरोफाइट कहते हैं, लाइक कैक्टस, एलोवेरा, ये सब। और इसमें लीफ मॉडिफाइड कर जाता है जनरली स्टेम में, वाटर कंजर्व करने के लिए, पानी को बचा कर रखने के लिए, वाटर लॉस कम करने के लिए।
और स्टेम पानी को जमा करता है, मांसल हो जाता है, रसदार हो जाता है, उसे हम सक्युलेंट्स कहते हैं। और इसमें एक खास तरह का एसिड बनता है क्रसुलेशियन एसिड, उसी के मेटाबॉलिज्म के चलते नाम पड़ा कैन प्लांट। अब एसिमिलेटरी पावर क्या होता है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है और सबसे इंपॉर्टेंट यही समझना है। एसिमिलेटरी पावर, पहले इसका मीनिंग समझना है कि क्या कह रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं, इसको समझाने के पहले थोड़ा सा समझा दें। फोटोसिंथेसिस में दो चीज होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो हम लोगों को पहले इसके बारे में समझना है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो मोटा मोटी पहले इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखें। लाइट रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होता है, लाइट डिपेंडेंट होता है। और डार्क रिएक्शन डार्क डिपेंडेंट होता है, ऐसा नहीं बोलना है, यहां बोलना है लाइट इंडिपेंडेंट होता है। लाइट इंडिपेंडेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, अर्थात ये कब होता है तो डे टाइम में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। मतलब ये कब होगा भाई, इन डे टाइम ओनली। और डार्क रिएक्शन जो है, ये नहीं समझना है कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में, ये डार्क के प्रेजेंस में, ये दिन में, ये रात में नहीं। सिर्फ लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं है। वो लाइट रहे तो भी होगा, नहीं रहे तो भी होगा, इसलिए लाइट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हम क्या लिखेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां क्या लिखेंगे, नो नीड ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जरूरत नहीं है, अर्थात ये क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है। तब ये कब होगा भाई, तो बोथ डे एंड नाइट, रात दिन दोनों होगा ये। अब ये लाइट रिएक्शन होता कहां है, तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में हम लोग जानते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के बीच में थाली नुमा कुछ रचना होता है जिसे हम थैलाक्वाइड्स कहते हैं। ये थैलाक्वाइड्स थाली एक दूसरे पे ऐसे सजा दो सीमेंट के बोरा के छल्ली के जैसा, इसे ग्रेनम कहते हैं। और ये आपस में एक दूसरे से फ्रिट्स या लैमली से जुड़ा होता है। अब ये ध्यान देना है, ये डबल मेम्ब्रेनस क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये जो खाली जगह देख रहे हैं इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे एस्ट्रोमा कहेंगे, एस्ट्रोमा। और ये जो देख रहे हैं ये थाइलाक्वाइड्स है, थाली नुमा है तो इसका नाम थाइलाक्वाइड है। ये थाइलाक्वाइड के बंच को हम क्या कहते हैं, ग्रेना। एक को प्लुरल को ग्रेना, सिंगुलर को ग्रेनम। और एस्ट्रोमा जो है ये मैट्रिक्स है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है, इसी थैलाक्वाइड्स के ऊपर लाइट को पकड़ने का स्मॉलर यूनिट होता है, इसे हम क्वांटाजोम कहते हैं। क्वांटम माने होता है लाइट, जोम माने थैला, लाइट को पकड़ने वाला थैला, तो ये क्या है, क्वांटाजोम। तो क्लोरोप्लास्ट से एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसे प्लास्टिड बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट, व्हाइट को ल्यूकोप्लास्ट, कलर्ड को क्रोमोप्लास्ट। तो यहां ध्यान देना है, पहला क्वेश्चन क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दूसरा ये क्लोरोप्लास्ट में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को थैलाक्वाइड्स, तीसरा क्वेश्चन बंच ऑफ थैलाक्वाइड्स को ग्रेना, चौथा क्वेश्चन इसके मैट्रिक्स को ये समझ लो किचन है जो अंधेरा है, अंधेरा में यहाँ क्या है, स्ट्रोमा कहेंगे मैट्रिक्स को, और ये थाली चमक रहा है लाइट में, अर्थात थैलाक्वाइड्स के ऊपर लाइट का यूनिट क्वांटाजोम। एक क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्वांटाजोम्स। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्वांटाजोम्स। अब क्वांटाजोम लाइट को पकड़ेगा, अर्थात लाइट रिएक्शन कहां होगा, ग्रेना में, या बोले ग्रेना थैलाक्वाइड्स, मेनली कहां होगा, थैलाक्वाइड्स में। थैलाक्वाइड्स बंच में है तो ग्रेना इसलिए लिख देता है ग्रेना थैलाक्वाइड्स। और डार्क रिएक्शन कहां होगा, अंधेरा है कहां, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में। तो एक ये याद रखना है, ये क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम से क्लियर हो गया। तो लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, ग्रेना थैलाक्वाइड्स, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा मैट्रिक्स। अब समझ में आ गया होगा। तो तीसरा ये लाइट रिएक्शन कहां होगा भाई, ग्रेना थैलाक्वाइड्स। और इधर डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा उर्फ मैट्रिक्स में। अब इस लाइट रिएक्शन में होता क्या है, तो यहां मेन चीज होता है, पानी को तोड़ते हैं, मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसे हम स्प्लिटिंग माने भी तोड़ना, टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी कहते हैं। जिससे क्या मिलता है, इवॉल्व ऑक्सीजन। इवॉल्व ऑक्सीजन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इधर क्या होता है, पानी टूट गया, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और उसको मिलाएगा, चिपकाएगा, सटाएगा, उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन ऑफ CO2, इसी को हम कहते हैं CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन। तो ये हो रहा है डार्क रिएक्शन के दौरान, और ये लाइट रिएक्शन के दौरान। इसी दौरान यहां क्या निकल रहा है, O2, ये भी याद रखना है, इवॉल्व ऑक्सीजन। अब एसिमिलेशन माने फिक्स करना, मिलाना कार्बन डाइऑक्साइड को, तब यहां क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इसे बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल फेज कौन सा हुआ, ये लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन हुआ फोटो केमिकल फेज, और डार्क रिएक्शन हुआ बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहां
सिंथेसिस हुआ, भोजन बना, और यहाँ फोटो जो आया वो केमिकल को तोड़ दिया, मीन्स वाटर को। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ डिफरेंस जानना है कि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है हुआ, ऑक्सीजन निकला और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, एसिमिलेशन के लिए पावर चाहिए, ताकत चाहिए, दैट इज एसिमिलेटरी पावर। इसीलिए इसको अभी हम नहीं पढ़ा रहे थे कि जब तक ये नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एसिमिलेटरी पावर एसिमिलेशन के लिए मीन्स CO2 फिक्स करने के लिए। तो एसिमिलेटरी पावर में आता है एनर्जी, ATP एंड NADPH, निकोटिनामाइड एडिनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन। NADPH प्लस एनर्जी का फॉर्म क्या होता है, ATP। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि एसिमिलेटरी पावर किसे कहते हैं, NADPH एंड ATP को, एनर्जी को। दूसरा, ये एसिमिलेटरी पावर कहाँ बनता है, तो याद रहे एसिमिलेशन ऑफ CO2 यहाँ होता है, लेकिन इस एसिमिलेटरी पावर का जनरेशन लाइट रिएक्शन में होता है। यहाँ नहीं फंसना है, जरा ध्यान से। तो जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर जनरेट होता है कहाँ, लाइट रिएक्शन में, ये ध्यान देना है। और यूज होगा कहाँ, यूज ऑफ AP लिखने समझ जाएंगे, एसिमिलेटरी पावर फॉर CO2 फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में एसिमिलेटरी पावर का यूज होता है डार्क रिएक्शन में। इसी को अलग से बताएंगे कितना NADPH, कितना ATP C3 में, C4 में, कैम प्लांट में लगता है, वो मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके पहले हम लोग लाइट और डार्क रिएक्शन भी समझ गए। ये जो CO2 फिक्सेशन होता है, इसको देखा था मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये जो फिक्सेशन होता है CO2, इसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अब इस लाइट रिएक्शन का खोज किसने किया और डार्क रिएक्शन का, तो साइंटिस्ट को याद रखना है। ऐसे लाइट सबसे पहले सुबह में सूर्योदय होता है, सूर्य सन निकलते हैं तो पहाड़ों पे दिखता है सबसे पहले। तो हिल पे पहले दिखा लाइट, तो याद रखना है हिल रिएक्शन। इसका खोज किया था हिल नाम के साइंटिस्ट ने, इस लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन। और डार्क, अंधेरा में, डार्क में आदमी काला दिखता है, चेहरा काला हो जाता है, ब्लैक मैन। तो डार्क रिएक्शन को याद रखना है किसने खोजा, ब्लैक मैन ने। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस लाइट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हिल रिएक्शन, हिल्स रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक मैन्स रिएक्शन। इसमें इतना ऑब्जेक्टिव है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एसिमिलेटरी पावर का, याद रहे एसिमिलेटरी पावर जनरेट होता है लाइट रिएक्शन में, यूज होता है फिक्सेशन ऑफ CO2, दैट इज डार्क रिएक्शन में। अब ये जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन मैथमेटिकल आता है एसिमिलेटरी पावर पे, वो आप समझाएंगे तो समझ में आएगा। पहले हम लोग जान गए एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेशन के लिए, CO2 फिक्सेशन के लिए किसे कहते हैं, NADPH और ATP। एनर्जी खर्च होता है ATP के रूप में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट में, NADPH। तो हम लोग देखते हैं यहां पे C3
C4 C3 प्लांट्स या C3 पाथवे लिखते हैं। C3 प्लांट तो समझ में आ ही गया, C3 पाथवे, फिर C4 पाथवे या C4 प्लांट और कैम पाथवे या कैम प्लांट। अब इसमें हम लोगों को यहां देखना है NADPH और ATP, ये ध्यान में रखना है। NADPH और ATP ये दोनों मिलकर कहलाता है एसिमिलेटरी पावर। तो C3 प्लांट हो या C4 या कैम, सभी में NADPH दो ही लगता है। ध्यान रहे ये सिर्फ एक CO2 को फिक्स करने में, फॉर वन CO2 फिक्सेशन, ये बहुत अच्छे तरह से दिमाग में रखना है। तो अगर हम बात करें एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे वन CO2 फिक्सेशन में, तो C3 में NADPH 2 लगेगा, 4 में भी और कैम में भी। अब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 फिक्स करेंगे क्योंकि C6, तो 2 × 6 12, ये सभी जगह क्या हो जाएगा, एक ग्लूकोज के लिए पूछेगा तो 12, याद रखना। अब हम बात करते हैं ATP। मेन ATP है, इसमें तो सब में 2 है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अगर ATP की बात करें तो C3 में 3 ATP लगता है, C4 में 5 ATP खर्च होता है एक CO2 को फिक्स करने में। अब कैम में 6.5 लगता है। तो ये यहां ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जो आएगा इसको बढ़िया से। अब अगर हम बात करें एक ग्लूकोज बनाने में अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो C3 में ATP, ये तो सब में सेम है, तो 6 × 18 18 ATP एक ग्लूकोज में। अगर 2 ग्लूकोज बनाने में तो 36 ATP, 3 ग्लूकोज बनाने में तो 54 ATP। समझ में आ रहा? एक CO2 फिक्सेशन के लिए ये है। C4 प्लांट में अगर कहेगा तो 5 × 6 एक ग्लूकोज में 6 × 5 30 30। और अगर बोलता है कैम प्लांट में तो 6.5 × 6 6 × 6 36 और 3 दैट इज 39 39। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। अब ये किसके लिए है, 1 CO2 के लिए, और ये किसके लिए है, 1 ग्लूकोज के लिए। ये दिमाग में रखना है। उसी तरह से यहां भी एक CO2 की बात कर रहे हैं और ये एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। यहां भी एक CO2 फिक्स करना है तो 6.5 ATP, और एक ग्लूकोज की बात करेंगे तो 39 ATP। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन और बदमाशी करता है, बोल देता है क्या 360 ग्राम ग्लूकोज, 360 ग्राम ग्लूकोज के लिए कितना ATP जरूरत है फॉर C3 प्लांट। तो इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। C4 प्लांट, C5 ये कैम प्लांट,
तो इसको कैसे बनाएंगे? तो याद रहे ग्लूकोज C6H12O6, इसका मोलिकुलर मास निकालते हैं तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, तो 12 छक 72 72 और ये 12 और ये 16 छक 96 96। अगर आप ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 96 2 98 10 108 और 72, दैट इज 180। तो याद रहे 180 ग्राम होता है एक ग्लूकोज का मास। एक ग्लूकोज का मास 180 ग्राम, अर्थात 1 ग्लूकोज बोले या 180 ग्राम बोले, 180 ग्राम तो कितना लगेगा? 18 ATP। अगर 360 ग्राम पूछा था अभी तो कितना हो जाएगा? 2 ग्लूकोज अर्थात 36 ATP। तो इस तरह से मैथमेटिकल क्वेश्चन इसमें घुमा के दे देता है कभी कभी। और उसी तरह से यहां भी बोलेगा तो ये क्या है? 180 ग्राम ग्लूकोज में C4 में 30 ATP लगेगा और 180 ग्राम ग्लूकोज इन कैम्प्लांट में 39 लगेगा। अगर पूछ देता है 90 ग्राम में, C3 प्लांट में 90 ग्राम ग्लूकोज में 90 तो 180 हुआ, C6H12O6 90 आधा हुआ तो 180 में 18 तो आधा में 9, अर्थात ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो आधा में 3 रहेगा तो 6 दिया, यहाँ 6 था तो 18 हो रहा, 3 रहेगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 ATP। ऐसे कितना भी घुमा दे फंसना नहीं है, ये इसको ढंग से समझना है। इसलिए सिमुलेटरी पावर मैथमेटिकल चीज था। उम्मीद है सबको बढ़िया से डाइजेस्ट हो गया होगा। तो ये सब चीज हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में और बाकी चीजें जो हैं फोटोसिंथेसिस का, वो सब कॉमन चीजें हैं, वो समझ में आ जाएगा। जहां ज्यादा प्रॉब्लम था उसको आज हम समझा दिए। इसमें एक शब्द आता है रेड ड्रॉप। ये रेड ड्रॉप क्या है? मतलब लाल बूंद। ये हाईफाई क्वेश्चन है, इसे बोलते हैं इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट ये क्या है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए 2 सिस्टम होता है, एक PS1 और एक PS2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 में वेवलेंथ जो होता है, लैम्डा मतलब क्या होता है? वेवलेंथ। तो ये इसका वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर और इसका वेवलेंथ होता है 680 नैनोमीटर। मतलब हम लोग अगर बात करें विजिबल लाइट की बात करते हैं तो उसका वेवलेंथ होता है 400 से 700 के आसपास, माने 680 जो है ज्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या समझाया गया है रेड ड्रॉप में? इमर्सन ने क्या बोला कि अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस का रेट का, तो 680 के आसपास जो होगा वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और अगर हम 600 से नीचे कहेंगे तो उसका रेट क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। या 700 से वह भी जाएंगे तो क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो उसने इनहांस करके बताया कि
एक वेवलेंथ कम लिया और एक 680 के आसपास का लिया तो उसका फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हुआ। तो रेट ड्रॉप का मतलब हुआ कि वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर हम इंक्रीज कर देंगे अबव 700 तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाएगा, इसी को रेट ड्रॉप कहते हैं। तो ये भी उम्मीद है समझ में आ गया सबको। अब एक चीज आता है कि C4 प्लांट जो होता है मोर एफिशिएंट देन C3। क्यों? तो C3 जो है ये ज्यादा वाटर यूज करेगा, ये कम वाटर यूज करेगा, कम CO2 के प्रेजेंस में भी ये ज्यादा प्रोडक्शन देता है, ये कम प्रोडक्शन देता है। तो इस तरह से C4 प्लांट में एक खास एनाटॉमी होता है जिसे हम बोलते हैं करंज एनाटॉमी। ये पहचान किसका है? C4 प्लांट का। और इसको दो साइंटिस्ट हैं हैच एंड स्लैक ने देखा था, तो इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे, ये C4 प्लांट के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आता है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पे। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये डबल स्टार है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या इसमें क्वेश्चन आता है? तो जनरली फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है। यहां पे इन प्लेस ऑफ वाटर पानी के जगह पे H2O के जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज यूज्ड। तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में H2O के जगह पे H2S यूज होता है। तो यहां ऑक्सीजन नहीं निकल करके क्या निकलेगा? इवॉल्व सल्फर। तो ये एक याद रखना है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से ये जो हम लोग देख रहे हैं ये फोटोसिंथेसिस का क्रीम क्वेश्चन है। लास्ट में एक क्वेश्चन यहां आता है फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन पहला ये क्वेश्चन क्या है? तो नाम से ही क्लियर है, फोटो माने लाइट। लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस ना होकर के रेस्पायरेशन होने लगा। क्यों? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंक्रीजेज। जनरली हम बोलते हैं क्या? CO2 बढ़ रहा है, CO2 इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है भाई? बोलते हैं पॉल्यूटेड एयर। इससे क्या होता है? गर्मी बढ़ती है, हीट इंक्रीजेज, हॉटर एरिया। और अगर O2 बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं कि जीरो CO2, जीरो CO2 अर्थात कार्बन फ्री जोन। हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को कार्बन फ्री जोन कहते हैं। वहां पॉल्यूशन एकदम नहीं के बराबर है। जितना CO2 निकलता है, पेड़ पौधे आबादी ऐसे बहुत कम है, इसलिए CO2 एनिमल या ह्यूमन द्वारा कम ही निकलता है। अब प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 निकालते हैं
या कुछ एनिमल्स या एयर से आता है उसको खुद ले लेता है, वहां CO2 नहीं है तो कार्बन फ्री जोन है, वहां ऑक्सीजन ज्यादा है। तो ये कहाँ होता है? ठंडे प्रदेश में। तो स्वाभाविक है CO2 बढ़ेगा तो गर्मी रहेगा, और ये कोल्ड एरिया। और इस ठंडे प्रदेश को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन लाइक शिमला, कश्मीर, ये सब मसूरी, ये सब क्या है? टेम्परेट जोन है, पहाड़ी एरिया। वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, इसीलिए वहां फोटोसिंथेसिस के जगह पे फोटो रेस्पायरेशन होता है। अब ये फोटो रेस्पायरेशन पे एक क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग देखे हैं क्लोरोप्लास्ट यूज होता है। यहां पे 3 चीज यूज होगा जो सीक्वेंस में पूछेगा। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पेरोक्साइड बनता है तो पेरोक्सीजोम, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां याद रखना है, एक क्वेश्चन ये आता है फोटो रेस्पायरेशन में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल यूज होते हैं, और सबसे पहला कौन? क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सीजोम एंड फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम समझते हैं इतना काफी है, इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक चैप्टर नहीं, एक बुक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।